सोचिए जरा, एक छोटी सी बहस, एक मामूली सी बेइज्जती, क्या ये किसी की जान ले सकती है? ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये दिखाती है कि कैसे बदले की आग इंसान को उस दुनिया में धकेल सकती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है बस एक मैसेज से। एक अनजान नंबर से एक सीधा सवाल आता है, क्या किसी से बदला लेना है? सोचिए, एक ऐसा मैसेज, और वो भी तब जब किसी का दिल पहले से ही नफरत और गुस्से से जल रहा हो। ये तो जैसे आग में घी डालने जैसा है। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, रोहित और जतिन की। लेकिन इनकी दोस्ती एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जो उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो होता क्या है, रोहित जो एक अमीर बाप का थोड़ा बिगड़ा हुआ बेटा है, वो सबके सामने अपने ही दोस्त जतिन की जबरदस्त बेइज्जती कर देता है। उससे कहता है, भिखारी कहीं का, तेरी औकात नहीं है। अब ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जतिन के दिल में जहर की तरह बस उतर गए। जतिन गुस्से और अपमान से पूरी तरह टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और ठीक उसी वक्त उसके फोन पर वो मैसेज आता है, एक ऐसा ऑफर जो उसे उसकी इस प्रॉब्लम का एक, कह सकते हैं, एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल रास्ता दिखा रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो होना था उससे भी बुरा हुआ। किसी ने उस पूरी लड़ाई का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। सोचिए, जो बेइज्जती कल तक कुछ लोगों के सामने थी, अब वो वायरल हो चुकी थी पूरी दुनिया के सामने। बस यही वो पल था। शर्म और गुस्से ने जतिन को उस हद तक पहुंचा दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और बस उसी एक पल में जतिन ने फैसला कर लिया। उसने रोहित की एक फोटो निकाली और उस अनजान रहस्यमयी नंबर पर भेज दी। और यहीं से काले जादू का वो खतरनाक खेल शुरू हो गया। जैसे ही तस्वीर उस तरफ गई, जतिन को कुछ बहुत ही अजीब और, सच कहूं तो, डरावने निर्देश मिलने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ जादू ने अपना भयानक असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे एक पूरा का पूरा रिचुअल करने को कहा गया। ये कोई मजाक नहीं था। उसे बताया गया कि आधी रात को रोहित की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटना है, फिर एक श्राप बोलना है और उसे एक नारियल और दिए के साथ पास के चौराहे पर रख आना है। और सबसे खतरनाक हिदायत कि कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। और वो श्राप क्या था? जैसा दर्द तूने दिया है, वैसा दर्द अब तू भुगत। ये वो शब्द थे जिसने रोहित की किस्मत पर ताला लगा दिया। बस इस एक लाइन के साथ जतिन ने वापस ही के सारे दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए थे। तो जतिन ने तो अपना काम कर दिया। अब कहानी का फोकस रोहित पर आता है, क्योंकि अब डर और दहशत धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना रहे थे। वो काला जादू अपना काम शुरू कर चुका था और असर बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन उसे एक अजीब सा काला साया अपने आसपास दिखने लगा। तीसरे दिन तक उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसे हर वक्त लगता कि कोई उसे देख रहा है। 5वें दिन उसके पापा का चलता हुआ बिजनेस अचानक ठप हो गया। और फिर आई 7वीं रात, जब घर का नौकर बिरजू उसे छत पर ले गया, जहां ये सब कुछ खत्म होना था। और छत पर पहुंचते ही रोहित का सामना उस चीज से हुआ जो उसे इतने दिनों से परेशान कर रही थी। वो साया अब पूरी तरह उसके सामने था। एक लंबा, डरावना साया जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें कोई पुतलियां नहीं थीं। डर का असली चेहरा अब ठीक उसके सामने खड़ा था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर थी। और यहाँ जतिन अब सिर्फ ये सब दूर से नहीं देख रहा था। नहीं, वो इस खेल के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से का एक मजबूत हिस्सा बन चुका था। जतिन के फोन पर एक और मैसेज आता है, खेल खत्म करने का आखिरी ऑर्डर। उसे बस एक शब्द टाइप करना था, समाप्त, और खेल खत्म। लेकिन शायद पहली बार जतिन को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे डर लगने लगा, पछतावा होने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी पल वो डरावना साया जतिन के सामने भी आ खड़ा हुआ और उसने एक सीधा सा सौदा सामने रखा। अब या तो वो या फिर तू। सौदा अब एक जान का था, रोहित या जतिन, दोनों में से कोई एक ही बचेगा। और इसके बाद जो हुआ, जतिन उसे शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसे एक लाइव वीडियो फीड पर सब कुछ दिखाया जा रहा था। उसने देखा कि वो साया रोहित की तरफ बढ़ा और डर के मारे कांपता हुआ रोहित छत से नीचे कूद गया। जतिन अपनी आंखों के सामने अपने ही दोस्त को मरते हुए देखता रहा।
रोहित तो चला गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। जतिन ने जो किया था, उसका अंजाम अब सीधे उसी के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। ऑफिशियली पुलिस ने इसे एक सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया और जतिन सदमे और गिल्ट के साथ अकेला रह गया, अपने इस भयानक राज के साथ। उसे लगा कि शायद अब ये सब खत्म हो गया है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जतिन का फोन अपने आप ऑन होता है और उसी अनजान नंबर से एक नया मैसेज आता है, अब अगला नाम भेजो। तब जतिन को समझ आया कि ये कोई एक बार का सौदा नहीं था, ये तो एक साइकिल है, एक चक्रव्यूह है, जिसे अब एक और शिकार की जरूरत थी। डरते डरते जतिन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन इस बार वहां कोई काला साया नहीं था। वहां खुद रोहित खड़ा था, एक बहुत ही भयानक रूप में। उसकी बदला लेने वाली आत्मा, जिस दोस्त को जतिन ने मरवाया था, अब वो उसी का हिसाब करने वापस आया था। और रोहित की आत्मा ने सिर्फ एक बात कही, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। मतलब जो खेल जतिन ने शुरू किया था, अब वो खुद ही उसका अगला शिकार बनने वाला था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या नफरत का ये खेल वाकई कभी खत्म होता है, या फिर बदले की आग एक शिकार से दूसरे शिकार को जलाते हुए बस जलती ही रहती है?